ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन करवाने के बाद हॉस्टल के ऊपर जो है वो बैठे होते हैं। अगर आप फादर से एनआईसी लोगे तो उसको जाहिर है वो आपसे पूछेगा, अगर नहीं पूछेगा तो फिर आपका बाप का और बेटे का मसला होगा, फिर हमारा मसला नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए जो भी जाना चाहता है एग्जाम की वजह से तो वो भले बेशक चला जाए, उसको जीटी का जो है वो कोड दे दिया जाएगा, जो 19 के ऊपर जो जीटी है वो भले ऑनलाइन जीटी दे दे, लेकिन एक प्रोसेस है वो आप कर लीजिएगा। जो जाना चाहता है बिल्कुल चला जाए। देखिए बेटा, हमने कल डिस्कस किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के बारे में डिस्कस किया था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व क्या होते हैं या ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो देखिए बेटा, उसमें पहली बात हमने ये डिस्कस की थी कि अगर ब्लैक बॉडी का हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं तो ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम बनता है वो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनता है, और ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन कंटिन्यूअस बनता है, हाँ बाहर घटे थोड़ा आवाज बताए, वो तो पूछो बे ना बस बस सही है, हाँ सही है बाबा। और दूसरी बात जो हमने पढ़ी थी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का जो ग्राफ जो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है उसका मकसद है कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो हर किस्म की रेडिएशन को इमिट करती है। और तीसरी बात जो हमने पढ़ी थी कि किसी भी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी में जितनी भी रेडिएशन निकलती है उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ रिलेटेड होती है टेम्परेचर से, जो 80 से 90% वो एक वेवलेंथ होती है, बाकी उसमें से डिफरेंट वेवलेंथ इमिट होती है। और जो चौथी चीज हमने पढ़ी थी वो ये थी कि किसी भी टेम्परेचर पे निकलने वाली जो ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ होती है जिसको हम लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं, lambda maximum is inversely proportional to the temperature, ये हमने बताया था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और जो पांचवी चीज हमने पढ़ी थी वो ये थी कि अगर ब्लैक बॉडी में से निकलने वाली रेडिएशन की टोटल इंटेंसिटी हम देखना चाहें तो टोटल इंटेंसिटी हमें बताती है जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि टोटल इंटेंसिटी अगर आप जानना चाहते हैं तो ग्राफ में से अगर आप निकालना चाहते हैं तो ग्राफ में होती है एरिया अंडर कर्व, और अगर फार्मूले से आप निकालना चाहते हैं तो एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू टेम्परेचर पावर 4। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व का हमने जो है वो एक्सप्लेन जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन को, कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती, ठीक है, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कर्व्स हैं इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ब्लैक बॉडी में से रेडिएशन इमिट क्यों होती है। अगर रेडिएशन इमिट होती है तो उसमें से 80 से 90% जो होती है वो एक किस्म की रेडिएशन क्यों होती है, इस चीज को एक्सप्लेन हम करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले वो पॉइंट्स जो हमने पढ़ी थी उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। पॉइंट्स लिखी हुई है, आपके माइंड में रहे ताकि एक्सप्लेन करना इसको हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, ये जो होती है बेटा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं बेटा। इन पॉइंट्स को ये कल हम पढ़ चुके हैं बेटा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के बारे में कुछ पॉइंट्स बेटा, कि ब्लैक बॉडी का जो कर्व होता है बेटा, जो स्पेक्ट्रम होता है, ये कौन सा होता है बेटा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कवर्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ मीनिंग इट emits radiation at all wavelengths।
इसका शेप होता है, द शेप ऑफ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ इमिटिंग ऑब्जेक्ट. As the temperature increases, the curve shifts to the shorter wavelength and becomes more intense. More intense का मकसद है एरिया अंडर कर्व भी क्या होती है, बढ़ती है. यूनिवर्सल भी है बेटा. ये जो हमने ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कर्व है आप देख सकते हैं बेटा, ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कर्व हैं ये सिर्फ ब्लैक बॉडी के ऐसे नहीं बनते. अगर आप लोहे को गर्म करोगे ना तो भी उसके कर्व ऐसे ही बनेंगे. लोहे में से भी हर किस्म की रेडिएशन इमिट होगी और किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक ऐसी वेवलेंथ होगी जो उसमें सबसे ज्यादा इमिट हो रही होगी. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा कि यहाँ पे अगर टेम्परेचर आप करते हो बेटा 3000 तो लेमडा मैक्सिमम ये है. अगर आप टेम्परेचर करते हो 4000 तो लेमडा मैक्सिमम ये है बेटा. अगर आप टेम्परेचर करते हो 5000 तो लेमडा मैक्सिमम रेड कलर की हो जाती है. अगर टेम्परेचर 6000 होगा तो लेमडा मैक्सिमम किस कलर की होगी, येलो कलर की. 3000 पे लेमडा मैक्सिमम इंफ्रारेड है, ये इंफ्रारेड रीजन है और ये यूवी रीजन है. जो 3000 पे जो रेडिएशन निकलती है उसका ज्यादा हिस्सा किसका होता है, इंफ्रारेड का. और देखें विजिबल बॉडी थोड़ी है. अगर आप इसकी लाइनें बना ले बेटा, ये 3000 की लाइन है बेटा, ये है 4000 की लाइन बेटा, और ये होती है बेटा 5000 की लाइन, ये होती है बेटा 6000 की लाइन. आप देख सकते हैं बेटा जो 3000 है उसमें ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन किसकी है, इंफ्रारेड की. और विजिबल बॉडी थोड़ी है. 4000 पे बेटा इंफ्रारेड भी है, विजिबल भी है और अल्ट्रावायलेट जो है वो थोड़ी है. 5000 पे अल्ट्रावायलेट भी बड़ी है, विजिबल भी ज्यादा बड़ी है, इंफ्रारेड भी बड़ी है. और 6000 पे अल्ट्रावायलेट भी बड़ी है, विजिबल भी बड़ी है और इंफ्रारेड भी बड़ी. ठीक है. तो यूनिवर्सल भी है. ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व्स आर यूनिवर्सल, मीनिंग दे अप्लाई टू एनी ऑब्जेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम रिगार्डलेस ऑफ इट्स कंपोजिशन और स्ट्रक्चर. डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, द कर्व फॉलो फिलांस डिस्ट्रीब्यूशन. ये आज बता, ये पॉइंट आज डिस्कस करता हूँ. पीक वेवलेंथ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस बेटा, द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म. ये कल हमने डिस्कस किया है कि इसमें जो जितनी भी वेवलेंथ निकलती है सबकी सब वेवलेंथ इक्वल इंटेंसिटी वाली नहीं निकलती है. एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द कर्व एट द पीक वेवलेंथ लेमडा मैक्सिमम, द कर्व शिफ्ट टू द शॉर्टर वेवलेंथ हायर एनर्जीज एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेवलेंथ क्या होती जाएंगी, शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी. ये चीजें हमने डिस्कस की है. आज हम डिस्कस करते हैं बेटा एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल थ्योरी बेटा. एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल wave theory means Maxwell's electromagnetic wave theory बेटा. अब देखिए बेटा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी बॉडी से रेडिएशन इमिट क्यों होती है. पहली चीज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किसी भी बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है वो क्यों होती है. तो ये आप कह सकते हैं इसको आप रेले जीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ बेटा, रेले जीन्स लॉ है बेटा. अब ये जो रेले जीन्स लॉ है ये आपको एक्सप्लेनेशन देता है
कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से, ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन इमिट होती है वो क्यों होती है, और वो रेडिएशन अगर इमिट होती है तो उसमें से एक स्पेसिफिक जो है वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा क्यों होती है, या इसकी एनर्जी जो होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, इन चीजों के बारे में ये डिस्कस करती है। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन थ्योरी देती है ये ऑन द बेसिस ऑफ जो है वो मैक्सवेल्स वेव थ्योरी देती है। अब इस थ्योरी के मुताबिक जब आप ब्लैक बॉडी को गर्म करते हो, सपोज करें ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है, इस थ्योरी के मुताबिक जब हम ब्लैक बॉडी को गर्म करते हैं बेटा, आपको पता है बेटा ब्लैक बॉडी में से, अब इसको मैं इस तरह से सिंपल तरीके से बनाता हूं कि सपोज करें ये हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है बेटा, और ये इसकी कैविटी और अंदर से खाली है। तो इस थ्योरी के मुताबिक जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हो तो इसके अंदर होते हैं एटॉमिक ऑसिलेटर, क्योंकि आपको पता है कि 0 केल्विन से अबोव अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर है तो उस बॉडी के जो एटम्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अबोव 0 केल्विन होता है तो अबोव केल्विन होने की वजह से उसके एटम्स जो होते हैं वो हार्मोनिक मोशन में होते हैं, और अगर एटम्स हार्मोनिक मोशन करेंगे तो एटम्स चार्जेस के बने हुए होते हैं, तो चार्जेस भी क्या करेंगी, हार्मोनिक मोशन करेंगी, और चार्जेस की हार्मोनिक मोशन की वजह से मैक्सवेल की वेव थ्योरी कहती है कि अगर कोई भी चार्ज ऑसिलेट करेगी तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होंगी, और यही वजह है कि कोई भी चीज जो होती है उसमें से थर्मल रेडिएशन इमिट होती है। तो ये थ्योरी आपको रीजन देती है, आपको रीजन बताती है कि किसी भी चीज के में टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन इमिट क्यों होती है। तो इस थ्योरी के मुताबिक हर बॉडी जो होती है उसका टेम्परेचर जब 0 केल्विन से अबोव होता है तो उस बॉडी के अंदर जो एटॉमिक होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, एटम्स जो होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं, और एटम्स के ऑसिलेट करने की वजह से उसके एटम्स के अंदर जो चार्जेस होती हैं वो ऑसिलेट करती है, और चार्जेस के ऑसिलेट करने की वजह से मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि जो चार्ज ऑसिलेट करेगी वो एक्सीलेटेड होगी, और एक्सीलेटेड जो चार्ज होगी वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करती है, और थर्मल रेडिएशन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही इमिट होती है, क्योंकि इंफ्रारेड भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विजिबल भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अल्ट्रावायलेट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आप कहोगे कि पहली पॉइंट कौन सी हुई कि रेडिएशन atomic oscillators present in body with us, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, इसने इक्विपार्टीशन थ्योरम इस्तेमाल किया था। अकॉर्डिंग टू द इक्विपार्टीशन थ्योरम, एनर्जी associated with each atomic oscillator is equal to kT। 3/2 kT नहीं है, kT के बराबर होगी। अब आपके माइंड में होता है कि शायद घंटे के 3/2 kT है, क्योंकि ये जो रेले जीन्स लॉ के अंदर
इक्विपार्टीशन थ्योरम इस्तेमाल किया गया था। अब इक्विपार्टीशन थ्योरम क्या होता है? इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल या एटम वाइब्रेट करता है तो उसमें जो एनर्जी होती है उसके 3 हिस्से होते हैं, जिसको हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपकी पढ़ी हुई नहीं, इसलिए मैं उसको 3 हिस्से कहता हूँ। कि जैसे आपने पढ़ा था ना प्रेशर की इक्वेशन के बारे में, कि हमने मॉलिक्यूल कंसीडर किया था कि एक मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स है, Vx है, Vy और Vz, और Vx, Vy और Vz जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरह से आप कह लें कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसकी एनर्जी के 3 हिस्से होते हैं, X, Y और Z, और एक हिस्सा 1/3 kT होता है, दूसरा 1/3 kT होगा, तीसरा 1/3 kT होगा। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा? kT। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? kT। तो इस थ्योरी के मुताबिक ये जो ब्लैक बॉडी होती है उसके अंदर एटॉमिक ऑसिलेटर्स होते हैं, और एटॉमिक ऑसिलेटर जब वाइब्रेट करते हैं तो उसके अंदर जो होते हैं चार्जेस ऑसिलेट करती हैं, और इनके एटॉमिक ऑसिलेटर के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो कितनी होती है? kT के बराबर। अब ये जब ऑसिलेट करते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है वो इस कैविटी के अंदर इस तरह से निकलती है। अगर ये एटॉमिक ऑसिलेटर वाइब्रेट करता है, इसमें से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस तरह से ट्रेवल करती है और ये यहां से रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये रेडिएशन क्या करती है बेटा? रिफ्लेक्ट करती है। और आपको पता है इंसिडेंट रेडिएशन और रिफ्लेक्टेड रेडिएशन एक दूसरे के साथ स्टेशनरी वेव्स बनाती है बेटा। आपने स्टेशनरी वेव्स पढ़ी है ना, कि अगर ये इस तरह से एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर अगर हम इस तरह से वेव बनाते हैं बेटा, अगर हम इस तरह से वेव बनाते हैं तो ये वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तो इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो होती है, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव बेटा, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों मिलके एक दूसरे से क्या बनाती है बेटा? एक दूसरे से स्टेशनरी वेव बनाती है। तो जब ये इस तरह से रेडिएशन निकलती है ना, तो कैविटी के अंदर कौन सी वेव बनती है बेटा? स्टेशनरी वेव बनती है। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है कि ब्लैक बॉडी की ये जो कैविटी होती है इसके अंदर ये जो रेडिएशन होती है, थर्मल रेडिएशन, इसकी स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स बनती है। तो आप कहोगे कि स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स are formed in cavity, और इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ लैम्डा होती है। ये जो स्टेशनरी वेव्स होती हैं, इन स्टेशनरी वेव्स में से जो एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स पावर ऑफ लैम्डा होगा। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन लैम्डा पावर 4, और इस थ्योरी ने, दिस थ्योरी predicted that when temperature of black body is very high, then infinite amount of energy is emitted
ठीक है, इनफाइनाइट जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड which is called ultraviolet catastrophe। इसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफे। इस थ्योरी ने ये प्रिडिक्ट किया कि इन स्टेशनरी रेज में जो एनर्जी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा होगी। अगर ये एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा होगा तो आपको पता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। सपोज करें 10 पावर -10 है, तो 10 पावर -10 का पावर 4 क्या हो जाएगा, 10 पावर -40। अगर अल्ट्रावायलेट लेते हैं बेटा, तो सपोज करें एक्सरेज है, एक्सरे की एनर्जी की वेवलेंथ कितनी होती है बेटा, 10 पावर -10 होती है। 10 पावर -10 का पावर 4 क्या होगा, 10 पावर -40 होगा बेटा। और 10 पावर -40 अगर ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, 10 पावर +40 होगा। इसका मकसद है एनर्जी जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट होगी तो उसमें से एनर्जी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है, और अगर किसी भी चीज को गर्म कर की वजह से रेडिएशन एमिट होती है और उसमें से अगर स्टेशनरी रेज बनती है तो ये थ्योरी कहती है टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा तो हाई टेम्परेचर पे जो स्टेशनरी रेज बनेगी उनमें एनर्जी इनफाइनाइट होगी। और ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल है कि किसी भी एटॉमिक ऑसिलेटर इनफाइनाइट हो, ये फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉसिबल चीज लगती है। तो आप कह सकते हैं कि ये थ्योरी फैल गई ब्लैक एक्सप्लेन करने। इस थ्योरी को एक बार फिर मैं आपको समराइज करके बताता हूं कि जो रेले जीन्स लॉ ने एक थ्योरी पेश की थी कि ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होती है वो रेडिएशन एमिट क्यों होती है, या अगर रेडिएशन एमिट होती है तो उस रेडिएशन की एनर्जी जो होती है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है। इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की रेले और जीन्स ने ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और इन लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन दी कि जब किसी भी बॉडी को हम गर्म करते हैं तो उस बॉडी के जो एटम्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं और एटम्स के ऑसिलेट करने की वजह से मैक्सवेल की थ्योरी कहती है कि एटम्स के अंदर चार्जेस होती हैं और एटम्स अगर ऑसिलेट करेंगे तो चार्जेस ऑसिलेट करेंगी और चार्जेस अगर ऑसिलेट करेंगी तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। तो इन्होंने रीजन ये बताया कि किसी भी बॉडी से टेम्परेचर की वजह से रेडिएशन इमिट इसलिए होती है क्योंकि जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स होते हैं उसके अंदर चार्जेस होती है, चार्जेस के ऑसिलेट करने की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होती है। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है ये ब्लैक बॉडी की कैविटी के अंदर स्टेशनरी वेव्स बनाती है। ये इफेक्ट है इस थ्योरी की, ये दोनों चीजें सही है कि ये जो रेडिएशन इमिट होती है वो ऑसिलेटर की वजह से इमिट होती है और ये जो ब्लैक बॉडी की जो कैविटी होती है इसके अंदर ये जो रेडिएशन है ये स्टेशनरी वेव्स बनाती है। और इन्होंने इक्वी पार्टीशन थ्योरम इस्तेमाल किया और इक्वी पार्टीशन थ्योरम के मुताबिक हर ऑसिलेटर के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है वो कितनी होती है, kT, मीन्स एनर्जी एसोसिएटेड इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। और ये भी एक्सपेरिमेंट आपको बताता था
कि ब्लैक बॉडी में से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी किसके साथ रिलेटेड है, टेम्परेचर। ये तीसरी चीज भी इनकी कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ये टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। लेकिन ये थ्योरी इन दो चीजों का जवाब देने में नाकाम गई कि अगर रेडिएशन इमिट होती है, चले एटॉमिक ऑसिलेटर की वजह से इमिट होती है, तो ब्लैक बॉडी में से स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ज्यादा से ज्यादा एक किस्म की वेवलेंथ इमिट क्यों होती। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो जितने भी ऑसिलेटर हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उन सब की जो मोशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। और अगर एक जैसी मोशन होनी चाहिए तो उसमें से एक किस्म की रेडिएशन इमिट होनी चाहिए, लेकिन एक किस्म की रेडिएशन इमिट नहीं होती। तो कुछ चीजें ऐसी थी जिनको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी नाकाम गई। तो आप कह सकते हैं कि क्लासिकल थ्योरी failed to explain black body radiation curves। रेडिएशन कर्व्स को बेटा ये एक्सप्लेन करने में नाकाम गई और इस थ्योरी ने एक अजीब सूरत-ए-हाल जनरेट की कि जब किसी भी चीज का टेम्परेचर हाई होगा तो उसमें से निकलने वाली एनर्जी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो न एटॉमिक ऑसिलेटर की एनर्जी इनफाइनाइट हो सकती और न ही किसी बॉडी में से गर्म करने से एनर्जी इनफाइनाइट हो सकती। अब इस चीज को एक्सप्लेन किया बेटा कूलम्ब क्वांटम थ्योरी ने। अब इसको एक्सप्लेन किया बेटा कूलम्ब क्वांटम थ्योरी ने। बेटा क्वांटम थ्योरी ने ये कहा कि जो रेले जीन्स लॉ की प्रिडिक्शन है कि जो किसी भी चीज में रेडिएशन इमिट होती है वो ड्यू टू द एटॉमिक ऑसिलेटर होती है। ये बात सही है कि ये जो है वो एटॉमिक ऑसिलेटर की वजह से बनती है। और ये बात भी सही है कि स्टेशनरी वेव बनती है। लेकिन ये बात सही नहीं है कि उसके ऊपर इक्विपार्टीशन थ्योरम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि हर ऑसिलेटर के पास इक्वल एनर्जी होगी। अगर हर ऑसिलेटर के पास इक्वल एनर्जी होगी तो उसमें से जो रेडिएशन निकले उसमें हर रे की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पढ़ा है कि उसका स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस होता है। 80 to 90% एक किस्म की रेडिएशन होती है, बाकी अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन भी होते हैं। तो मैक्सवेल ने इक्विपार्टीशन थ्योरम को इस्तेमाल नहीं किया, इसने किया जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन या कूलम्ब बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को इस्तेमाल किया बेटा। ठीक है, इन्होंने जो इस्तेमाल किया बेटा, इन्होंने जो इस्तेमाल किया वो किया मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताती है? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताती है बेटा कि जो एटॉमिक ऑसिलेटर होते हैं, ये जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स होते हैं, इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। जब किसी भी चीज को गर्म किया जाता है उसमें जितने भी एटॉमिक ऑसिलेटर होते हैं उसमें से ज्यादा ऑसिलेटर जो होते हैं उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, लेकिन सबके सब ऑसिलेटर की एनर्जी एक जैसी नहीं होती। आप इसको एक एग्जांपल से समझें।
कि अभी आप यहाँ पे अगर 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए तो इक्वी पार्टीशन थ्योरम के मुताबिक आप सबकी इफिशिएंसी एक जैसी है। ठीक है, कि आप सबकी इफिशिएंसी एक जैसी है, आप एक जैसे इंटेलिजेंस हो। ठीक है, और आप सबकी रिजल्ट एक जैसी आएगी। लेकिन मैक्सवेल प्लांक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो कैसी ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी जो होती है, जो मेजॉरिटी होती है उसकी इफिशिएंसी एक जैसी होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी इफिशिएंसी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो ये आप इस मिसाल से समझ लें कि इक्वी पार्टीशन क्या कहते हैं। इक्वी पार्टीशन थ्योरम कहता है कि आल जो होंगे सबके पास इक्वल होगी, जबकि जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या कहती है कि मेजॉरिटी के पास एक जैसी एनर्जी होगी, बाकी ऐसा नहीं है कि सबके पास एक जैसी हो। तो इस थ्योरम के मुताबिक इसलिए प्लांक क्वांटम थ्योरी ने जो इस्तेमाल किया वो कौन सी जो है वो एक्सप्लेनेशन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल की, और इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि 80% रेडिएशन इसलिए एक जैसी होती है क्योंकि हर टेम्परेचर पे जो एटॉमिक ऑसिलेटर होते हैं उनमें 80% जो होते हैं वो सेम एनर्जी से वाइब्रेट करते हैं, और 20% की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए स्पेक्ट्रम के अंदर जो ज्यादा रेडिएशन होती है वो एक ही किस्म की रेडिएशन होती है। ठीक है, और एनर्जी जो होती है इसमें इमिट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टेशनरी वेव्स होती है, और स्टेशनरी वेव्स की एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। आपने पढ़ा है बेटा, स्टेशनरी वेव्स की एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। जो स्टेशनरी वेव्स होती है ना उनकी एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। और आपको पता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी क्वांटाइज्ड होती है। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से सेकंड फ्रीक्वेंसी डबल होती है, थर्ड फ्रीक्वेंसी ट्रिपल होती है। मीन्स इसमें हर किस्म की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं होती स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। ठीक है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसने प्रीफिक्स किया कि एनर्जी is emitted in form of quanta, or energy of each quantum is equal to h nu. Energy is directly proportional to the frequency of the quanta, या n quanta की h nu या n hc upon lambda, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होती है hc upon lambda में। इसने कहा अगर स्टेशनरी वेव बनती है तो इसमें से निकलने वाली एनर्जी जो होगी वो क्वांटाइज्ड होगी। इसका मकसद है एनर्जी इज इमिटेड इन फॉर्म ऑफ क्वांटा, नॉट इन फॉर्म ऑफ वेव। कि इसके मुताबिक जो एनर्जी इमिट होती है वो क्वांटा के फॉर्म में, क्योंकि स्पेशल वेव्स बनती है और एनर्जी वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है सेकंड फ्रीक्वेंसी इससे डबल होती है, थर्ड फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स होती है, और nth फ्रीक्वेंसी होती है n टाइम्स स्टेशनरी वेव्स की। तो स्टेशनरी वेव क्वांटाइज्ड होती है, इसकी उनमें से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। और एक नई थ्योरी आई कि लाइट की जो नेचर है वो वेव नेचर नहीं है, नेचर कौन सी है, पार्टिकल नेचर है। तो आप कहोगे बेटा कि प्लांक क्वांटम थ्योरी सक्सेसफुली explained black body रेडिएशन कर्व, और इसने अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफे को भी अवॉइड किया कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और इसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट होगी नहीं। अगर फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट नहीं होगी तो एनर्जी भी इनफाइनाइट नहीं होगी। तो इसने सक्सेसफुली इस बात को एक्सप्लेन किया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में से निकलने वाली जो एनर्जी होती है
वो इस तरह से क्यों होती है। लेकिन इस थ्योरी की प्राइस ये थी कि थ्योरी ने जो नेचर ऑफ द लाइट को तब्दील कर दिया कि लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर है, इसकी नेचर वेव नहीं है, क्योंकि इसने एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से रिलेट किया और उस दौर में वेव की एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से रिलेट करना सही नहीं माना जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि लाइट वेव है और वेव की एनर्जी को एम्पलीट्यूड से हम लेते हैं, वेव की एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से हम कंपेयर नहीं करते। जैसे साउंड वेव है हाई फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी है, जबकि ओशियन वेव जो होती है वो लो फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी होती है, इसलिए कि उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, साउंड का एम्पलीट्यूड कम होता है। इसलिए इस थ्योरी को तकरीबन 20 से 25 साल नहीं माना गया। ठीक है, इंशाल्लाह कल डिस्कस करते हैं। आपकी जो जीटी होगी, जो आपकी जीटी होगी उसमें 17 चैप्टर अगर कंप्लीट होता है तो कंप्लीट आएगा, अगर कंप्लीट नहीं होता तो जितना भी हम पढ़ेंगे 17